हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो है बाल विकास से संबंधित जो है एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, जो कि सी टेट और एस टेट के जो परीक्षाओं में जो बाल विकास के जो प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न जो है बाल विकास से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के बारे में जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो है वह बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो है व्याख्या के साथ में हम लोग प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है यौन विकास, दूसरा है भाषा विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। तो जो इसका सही आंसर है वो है संज्ञानात्मक विकास। यानी कि प्याजे जो थे इनको खास करके जो है मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र में जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाना जाता है। इसके जो व्याख्या है वह है कि संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जो है जीन प्याजे का सिद्धांत जो है एक अभूतपूर्व सिद्धांत आंका गया है। उन्होंने बालकों के चिंतन तर्कन के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अनुकूलन, साम्य धारण, संरक्षण और संज्ञानात्मक संरचना आदि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो किसका है, वो है प्याजे का, जिनको कि जीन प्याजे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जब मानव शरीर में जो है एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि इसमें प्रश्न जो है पूछ रहा है कि किसी शरीर का एक भाग को प्रशिक्षित किया जाए और वो जो है दूसरे भाग में भी चला जाए, एक तरह से कहा जाता है, यानी कि ट्रांसफर होना, इसको क्या कहते हैं। तो जो इसका पहला ऑप्शन है क्षैतिज अंतरण, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा ऑप्शन है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्ध्व अंतरण। इसी को जो है कहा जाता है कि जब शरीर के एक भाग को प्रशिक्षित करने पर उसका अंतरण मतलब ट्रांसफर जो है दूसरे भाग में हो जाता है। इसी को जो है क्या कहा जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण। इसका सही आंसर है द्विपार्श्विक अंतरण। इसको एक्सप्लेनेशंस को भी देखते हैं कि द्विपार्श्विक अंतरण या ब्रास शिक्षा मानव शरीर के दो समान पार्श्वीय भाग यानी कि लेटरल एस्पेक्ट है, जो कि बायां और दायां यानी कि लेफ्ट और राइट जिसको कहा जाता है। इसे भी जो है हमारा दिमाग जो है दो भागों में बटा हुआ, एक है लेफ्ट और एक है राइट। और जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल यानी कि स्किल्स का अंतरण यानी कि ट्रांसफर स्वतः दाएं अंग से सीखने पर या दाएं अंग में सीखे, यहाँ पर लिखा गया है लिखे लेकिन होगा सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं पर होता है तो वह द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। यानी कि इसमें कह रहा है या तो वो जो है प्रशिक्षण लेफ्ट को दिया गया हो, वो ट्रांसफर होकर राइट में चला गया है, या फिर राइट को ट्रेन किया गया है और वो लेफ्ट में चला गया। ये अगर दोनों ही परिस्थितियां हो तो इसी को कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है मध्यमान, दूसरा ऑप्शन है बहुलक, तीसरा ऑप्शन है मध्याह्न और चौथा ऑप्शन है विचलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बहुलक। बहुलक ही जो है वो जो है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक मतलब बहुधा यानी कि बार बार आता हो उसी को जो है बहुलक कहा जाता है। इसका जो व्याख्या है उसके अनुसार बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है और जिसमें माध्यिका वो बहुलक भी होते हैं। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति यानी कि जो बार बार आता है कहा जाए सबसे अधिक होती है, ठीक ना, जो आवृत्ति जो है इसका सबसे अधिक होता है वो बहुलक कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला है 3 मीडियन और -2 मीन, यही इसका फॉर्मूला है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का
प्रतिपादन जो है टैस ने किया था। तो जो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो ये स्किनर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। स्किनर ने ही जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका व्याख्या है कि स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने जो है चूहे पर जो है प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलोव वो क्लासिक अनुबंध सिद्धांत जो है कुत्ते पर प्रयोग करके दिया गया था। और थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है बिल्ली पर प्रयोग करके बताया था। इसके बाद कोहलर ने जो है सूझ का सिद्धांत जो है बंदर पर प्रयोग करके दिया था। ये सभी सिद्धांत जो है इससे पहले जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो मेरा वीडियो है उसमें ये सब कुछ बताया जा चुका है, उसको भी जरूर देखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बुंड्रा ने निम्न में से किस सिद्धांत का से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन है व्यवहारात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जो इसका सही आंसर है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। इसका जो व्याख्या है वो है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है बांडूरा ने 1969-71 में दिया था। ये व्यवहार रूपांतरण के नियमों तथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का संतुलन का विश्लेषण था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि मानसिक आयु का तात्पर्य दिया था। ये मानसिक आयु जो है इसके बारे में जो है किसने जो है प्रत्यय दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है स्टर्न ने, दूसरा ऑप्शन है बीने साइमन ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा जो है वो है सिरिल बर्ट ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीने साइमन ने जो है मानसिक आयु की जो है एक प्रत्यय दिया था, या फिर संकल्पना भी कह सकते हैं इसको, कि जो है इसको जो है बीने और साइमन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर एक चीज समझिए कि एक जो होता है उम्र और एक कह रहा है यहाँ पर मानसिक आयु, ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि एज जो है जब उसका जन्म होता है, ठीक ना, उसी समय से जो है उसका उम्र काउंटिंग होता है। लेकिन मानसिक आयु ये डिफरेंस हो सकता है। किसी बच्चे का उम्र 5 वर्ष हो सकता है लेकिन उसकी मानसिक आयु 1 वर्ष का भी हो सकता है। यानी कि कहा जाए कि वो किस तरह से मेंटली जो है बिहेव कर रहा है, उसी को मानसिक आयु के अंतर्गत रखा जाता है। इसका जो व्याख्या है उसके अनुसार कहता है कि मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन के द्वारा किया गया था। बाकी वही चीज इसमें कहा गया है कि किस तरह से व्यक्ति का जन्म होने पर जो है उसका उम्र काउंटिंग किया जाता है और उसका जो आईक्यू जो होगा बुद्धि लब्धि उसी को मानसिक आयु कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तनाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, चौथा है अभ्यास का नियम। तो इसमें जो है इसमें से सीखने का कौन सा नियम नहीं होगा, ये तो स्पष्ट ऐसे ही पता चल रहा है कि तनाव का जो नियम होगा वो जो है सीखने का नियम नहीं है। यानी कि तनाव में जो है कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, साधारणतः यही जानते हैं हम लोग। और इसका जो व्याख्या है वो है तनाव का नियम जो है अन्य तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम नियम है, जिसे थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत के द्वारा दिया था। यानी कि ये तीनों सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद है अगला प्रश्न कि डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में जो है पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था प्रतिक्रिया सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, उसमें कौन सा जानवर था। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है वो है, पहला है कुत्ते पर, दूसरा है बिल्ली पर, तीसरा है बंदर पर, चौथा है चूहे पर। तो जो इसका सटीक आंसर होगा वो होगा कुत्ते पर जो है पावलोव ने प्रयोग किया था। इसका जो व्याख्या है उसके अनुसार है कि कुत्तों पर पावलोव द्वारा अधिगम के क्लासिकी अनुबंध का प्रतिपादन
किया गया था, जिसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर जो है थॉर्नडाइक द्वारा किया गया था, चूहों पर स्किनर द्वारा एवं बंदर पर जो है कोहलर एवं कोफ्फा के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। ये सब कुछ जो है पढ़ा चुके हैं हम। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादन किया। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है वो है कोहलर, दूसरा जो है थॉर्नडाइक, तीसरा है पावलव और चौथा है वुडवर्थ। तो जो इसका सही आंसर है वो है कोहलर। कोहलर ने ही जो है सूझ का सिद्धांत दिया था। इसका व्याख्या है कि कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत कोहलर महोदय ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है अधिगम किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ में होता है। इन्होंने जो है बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। जानवर भी याद रखिएगा कि जो है किस पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी कि कोई काम है उसको जो है स्टार्टिंग किया गया, फिर उसको जारी रखा गया, उसको फिर लगातार किया जा रहा है, ये कैसा प्रक्रिया है। तो जो ऑप्शन है वो है संवेदना, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सीखना, तीसरा ऑप्शन है सीखना और चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। और सेकंड में क्या था, प्रेरणा। यानी कि हम लोग जो है अगर किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेरणा जो है बहुत ही जरूरी है, जिससे कि वो काम लगातार चल सके। इसका व्याख्या है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। ये जो कथन है वो वुड्स का है। इसके बाद है विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति यानी कि भूलना, इसका कम करने का उपाय क्या है। तो ये जो इसका ऑप्शंस दिया गया है वो है, पहला है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, दूसरा है सीखने में कमी, तीसरा है पाठ पुनरावृत्ति और चौथा है स्मरण करने में जो है कम ध्यान देना। तो इसका जो सही आंसर है पाठ की पुनरावृत्ति, यानी कि बाद जो है जो भूलते हैं हम लोग, अगर उसको कम करना चाहते हैं तो उसको रिवीजन करना होगा। सिंपल हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग जब रिवीजन नहीं करते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। तो इसका व्याख्या है कि पाठ की पुनरावृत्ति विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेल डॉर्ड ने के स्मरण के एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारण को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। यानी कि हम लोग जो भूल जाते हैं उसको अगर कम करना है तो उसका एकमात्र उपाय है उसको रिवीजन करना होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रोध व भय प्रकार है। यानी कि क्रोध और भय जो हम लोग करते हैं वो किस टाइप का है, वो क्या है, एक तरह से कहा जाए। इसका जो पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना और चौथा ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति। तो ये इसका सही आंसर है वो है संवेग। ये जो है एक तरह का हमारे शरीर का जो है संवेग है जो कि क्रोध और भय के रूप में बाहर आता है। तो इसका जो व्याख्या है उसके अनुसार है कि क्रोध और भय संवेग का प्रकार है। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार के 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था है जिसमें जो है कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। ये जो 14 संवेग है इसके बारे में भी जो है विस्तृत रूप से जो है आप हम लोग मेरे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी वाला जो ये है लेसन है उसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। जो हम लोग दूसरा व्यक्ति को देखते हैं वो जो उसका बाहरी तौर पर उसके बिहेव को जो है हम लोग कॉपी करते हैं वो क्या है। इसका ऑप्शन है, पहला है अनुकरण, दूसरा है सीखना, तीसरा है कल्पना, चौथा है चिंतन। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुकरण, यानी कि उसको जो है देख के जो है उसके पीछे पीछे चलना, जिसको हम लोग कर सकते हैं।
इसका व्याख्या है कि अनुकरण या नकल, दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण समान प्रदर्शन किया जाता है, तो वह अनुकरण की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग कुछ पहले से ही जान रहे हैं और कुछ नया सीखने के लिए चाह रहे हैं, अगर उसका जो है उसमें प्रयोग किया जाए तो जो है उसे क्या कहेंगे। तो इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और तीसरा है प्रशिक्षण स्थानांतरण, और चौथा है सीखना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, यही इसका सही आंसर। यानी कि पहले से जो हम लोग कुछ जान रहे थे, अगर वो जो है किसी नई चीज को सीखने में उसका उपयोग हो जाए तो ये सकारात्मक पहलू है, इसको नकारात्मक रूप में जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो है कि धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व में अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यानी कि जो हम लोग सीख चुके हैं उसको जो है याद रखने में या फिर उसको दोबारा जो है रिकॉल करने में जब हम लोग असफल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा ऑप्शन है विस्मृति, और चौथा है ध्यान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विस्मृति, यानी कि भूलना। तो विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय ना हो या धारण व कि ना किया जा सके तब विस्मरण उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग जो सीखें उसको अगर याद नहीं रख पाते हैं तो उसी को हम लोग भूलना कहते हैं। यही इसका जो है व्याख्या है। इसके बाद है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि बालक को माना जाता है। यानी कि जिसका IQ 90 से 100 के बीच में होगा वो जो है टर्मन के अनुसार क्या कहा जाएगा। तो जो इसका ऑप्शंस है वो है सामान्य बुद्धि, दूसरा है मंद बुद्धि, तीसरा है श्रेष्ठ बुद्धि, और चौथा है क्षीण बुद्धि। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सामान्य बुद्धि। यानी कि टर्मन के अनुसार जो है 90 से 100 के बीच में जिसका बुद्धिलब्धि होगा उसको क्या कहेंगे, सामान्य बुद्धि। इसका व्याख्या है कि सामान्य बुद्धि टर्मन द्वारा बुद्धिलब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें मानसिक तथा तैथिक आयु द्वारा बुद्धिलब्धि ज्ञात की जाती है। बुद्धिलब्धि का मानसिक आयु 100 तथा तैथिक आयु इस प्रकार 90 से 100 के बीच बालक सामान्य बुद्धि का बालक कहलाता है। ये जो है टर्मन के द्वारा कहा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो जो इसका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शंस है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, दूसरा है बुद्धि की प्रकृति, तीसरा है मूल्य का विकास, और चौथा जो ऑप्शन है किशोरों का मनोविज्ञान। इसका जो सही आंसर है वो है किशोरों का मनोविज्ञान। यानी कि जो मतलब किशोरों का जो मनोविज्ञान होगा वो हॉल के सिद्धांत की जो है व्याख्या करता है। ठीक, इसके अनुसार जो है किशोरों का मनोविज्ञान हॉल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले जो है अमेरिका में किशोरावस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और हॉल के अनुसार किशोर वयस्क एक आंधी तूफान की अवस्था होती है। यह एक तनाव व तूफान की अवस्था है। और कभी कभी प्रश्न भी आता है कि तनाव एवं तूफान की अवस्था किस अवस्था को जो है कहा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ये जो है वयस्क अवस्था होता है, इसी को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो जो इसका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है हॉल,
दूसरा है कमेनियस और तीसरा है हॉलिंगवर्थ और चौथा है प्राइड। तो जो इसका सही आंसर है प्राइड ने जो है मानव व्यक्तित्व में के जो है मनोलैंगिक विकास को जो है महत्व दिया था। प्राइड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था, जिसमें उन्होंने ईड या फिर ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, यानी कि जो साइकोलॉजी का जो है पहला लैब एक तरह से कहा जाए, ये जो है किसने स्थापित किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सिगमंड, पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू बूंड, तीसरा ऑप्शन है पावलर और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो इसका जो सही आंसर है डब्ल्यू बूंड। इन्होंने ही जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है स्थापित किया था। विलियम वुंट ने जो है मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1889 में जो है जर्मनी में किया था, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण संवेदना की किया था, मतलब उसमें जो है प्रयोग किया था। दयात एवं संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्यापन भी जो है इन्होंने किया था इसी लैब में। इसके बाद है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट जो एक विचारधारा था उसका आधारशिला किसने रखा था। तो जिसका ऑप्शन है पहला है मैक्स वथिमर, दूसरा है फ्रांज ब्रेंटानो, तीसरा है एडगर रूबिन और चौथा है कर्ट लेविन। तो जो इसका सही आंसर है वो है मैक्स वथिमर। इसी के द्वारा जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो है आधारशिला रखी गई थी। तो जो इसका व्याख्या है उसके अनुसार गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी, जिसमें से मैक्स वथिमर, वॉल्फगैंग ओहलर, कूर्ट कोफा तथा लेविन के द्वारा जो है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जो है आधारशिला रखा गया था। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शंस है पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है अधिगम और तीसरा है स्मृति, चौथा है सृजनात्मकता। तो इसका जो संबंध है वो स्मृति से है। नहीं सॉरी, इसका जो है सही से संघनन सिद्धांत जो है स्मृति से संबंधित है। इसका जो सही संघनन सिद्धांत का जो संबंध जो है वो स्मृति से है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो ये जो है पहला ऑप्शन है संरचनाविदों का, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवादियों का, तीसरा ऑप्शन है मनोविश्लेषकों का, चौथा है गेस्टाल्टवादियों का। तो ये जो चौथा जो है इसका राइट आंसर होगा। ये क्षेत्र जो है किस वर्ग का सिद्धांत है। तो ये जो है गेस्टाल्टवादियों का जो है सिद्धांत है। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत, यानी कि जो क्षेत्र की जो बात कहा जा रहा है तो उसमें जो है अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत जो है लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का जो है प्रतिफल है, यानी कि मानव का जो व्यवहार होगा और उसका जो इन्वायरमेंट होगा इसी का जो है वो जो है प्रतिफल है, यानी कि रिजल्ट कह सकते हैं। तो इन दोनों का जो उत्पन्न होगा इन दोनों से उसी का रिजल्ट जो है इन्होंने दिया था, जिसे सांकेतिक रूप से जो है B = F/P/E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये सब याद नहीं रखना है आपको, खास करके जो है उन चीज़ों को याद रखना है कि सिद्धांत किसने दिया था, किस क्षेत्र में दिया था, ये सब चीज़ जो है खास करके पूछा जाता है। इस तरह सांकेतिक रूप से कभी कभी जो है पूछा जाता है, लेकिन अक्सर ये सब प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद है डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। पहला है रुचि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है बुद्धि और चौथा है अभिक्षमता। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है
बुद्धि, यानी कि बुद्धि बैटरी का प्रयोग जो है मापने हेतु प्रयोग में किया जाता है। बुद्धि जो है भाटिया बैटरी जो है बुद्धि मापन के लिए प्रयोग में किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो है किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पर प्रश्न जो है अधूरा है, यहाँ पर होना चाहिए था कि भाटिया बैटरी, इस प्रश्न को जो है करेक्शन कर लीजिएगा कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धि। इसके बाद अगला प्रश्न है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। तो जो इसका ऑप्शंस है वो है थर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा है वाटसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्किनर ने जो है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय जो है दिया था। इसका व्याख्या है कि स्किनर जिस प्रयोग व पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंध में जोड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहते हैं। यही इसका जो है व्याख्या है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो है अभिप्रेरणा, दूसरा है अधिगम, तीसरा है अभिवृत्ति, चौथा है अभिक्षमता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अधिगम। इसका व्याख्या देख लेते हैं। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से जो है 25 प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो में अब तक जो है देख चुके हैं। और ये वीडियो आपको जैसा भी लगा लाइक और डिसलाइक या फिर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके जो है, इसीलिए जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।